आज हम करते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव। हम प्रारंभ में देखते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और प्रारंभ में उसने फ्री में व्यापार करने का जो है हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिसके द्वारा क्या होता था कि उनको अपने माल जो उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था और वो फ्री में व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से उनका माल जो था वो सस्ता होता था और बहुत जल्दी बिक जाता था। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय देसी रियासतें जो उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना भी शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के जो शासक जो थे उनसे उन्होंने मन मांगा धन वसूल किया। इस प्रकार से भारत से उन्होंने लूट जो उसको शुरू कर दिया था। फिर बाद में पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका व्यापार चलता था, लेकिन फिर बाद में जो अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी जो थे उन्होंने भी अपना पर्सनल या फिर कह सकते हैं कि निजी व्यापार जो उसको करना शुरू कर दिया था और वो भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर झूठ बोलकर उसके ऊपर भी टैक्स बचा लेते थे, जिसके कारण उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा था और भारत जो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव जो थे वहाँ के जो किसान जो थे वो भी ऋणग्रस्त होते जा रहे थे और कृषि जो उसकी स्थिति जो थी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि जो कृषक जो थे उनसे जो कच्चा माल जो है बड़ी आसानी से इंग्लैंड भेज दिया जाता था और तैयार माल जो था वो यहाँ पर बेचा जाता था, जिसकी वजह से कच्चा माल बहुत ही सस्ती कीमतों पर उनसे खरीदा जाता था, जिसके कारण उनकी स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई और धीरे धीरे लोगों को बहुत ज़्यादा ऋण लेना पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने कृषि करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो मजदूरी जो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो इस प्रकार से अब मजदूर जो उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर बाद में कृषि जो उसका वाणिज्यिकरण हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने उपनिवेश जो है वहां पर अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए कच्चा माल, क्योंकि भारत जो था वो एक कच्चे माल की मंडी था उनके लिए, जो कि आसानी से यहाँ से कच्चा माल प्राप्त हो जाता था और इंग्लैंड में तैयार होकर वापस भारत के बाजार जो उसमें बिकने के लिए आ जाता था। तो यहाँ से जो कच्चा माल होता था जैसे कपास है, जूट है, पटसन है, इसके अलावा नील है, अफीम है, तो इस प्रकार की चीजें जो उनकी खेती करवाई जाती थी जो कि बाहर जाके महंगी कीमतों पर बिकती थी। तो इस प्रकार से कृषि जो उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया और केवल वही फसलें बोने के लिए कहा गई थी जो कि व्यापारिक फसलें हुआ करती थी, और अगर कोई किसान दूसरी तरह की फसलें बोता था तो उसको बाध्य किया जाता था और उसकी जो फसलें जो थी बहुत ही कम कीमतों पर खरीदी जाती थी और थोड़ी बहुत अगर वो कर भी लेता था तो उसे बहुत ज्यादा टैक्स जो उसके ऊपर चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार से उसका जो किसान जो था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी कारण से उद्योग धंधे जो है उनका भी विनाश हो गया, क्योंकि जब इंग्लैंड से तैयार माल जो था वो यहाँ पर आता था और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसके कारण वो बहुत सस्ता होता था और यहाँ पे जो भारत में जो तैयार माल होता था वो महंगा होता था और उसके ऊपर टैक्स भी लगता था। इसके कारण ये जो घरेलू उद्योग धंधे जो थे जैसे कपड़े का उद्योग है, इसके अलावा छोटे मोटे जो उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे और जो विदेशी व्यापार जो वो बढ़ने लग गया था, जिसके कारण प्राचीन हस्तकलाएं जो है वो भी खत्म हो गई थी, क्योंकि अब जो हमारे भारत की जो हस्तकलाएं जो थी वो लुप्त होने लग गई थी। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश नीति जो है उसका भारतीय आर्थिक स्थिति जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। अब हम अगली बात करते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति या फिर धन का निष्कासन, कि धन का निष्कासन का अर्थ क्या था और ये किस प्रकार से हुआ, किन किन रूपों में हुआ और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। कि धन का निष्कासन जो है उसका अर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक घातक प्रभाव और भारतीय पूंजी और वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इस प्रकार से वह धन जो भारत से बाहर चला जा रहा था और जिसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था वह धन का निष्कासन कहलाता है। और यह धन का निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक होता था। अंग्रेज भारत से जितना राजस्व प्राप्त करते थे उस धन से वस्तुएं खरीद कर बाहर भेज देते थे और उन वस्तुओं के बदले में कोई भी अन्य वस्तु या धातु मुद्रा वापस नहीं मिलती थी और सोने चांदी को भारत से इंग्लैंड ले जाना इस धन के निष्कासन का बहुत छोटा अंश था। और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना और अंग्रेजों द्वारा केवल इंग्लैंड में बनी वस्तुएं ही खरीदना, भारत में रेल लाइनों का निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए धन का ब्याज
चुकाना और मुद्रा परिवर्तन का घाटा भी धन का निष्कासन था। जो धन भारत से निष्कासित हो जाता, वही निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ थ्योरी का सिद्धांत जो था, जिसकी की ये परिभाषा रही थी। अगली बात आती है धन निष्कासन की मात्रा, कि भारत से धन निष्कासन कितनी मात्रा में होता था। इस संबंध में अलग अलग विद्वान जो अलग अलग आंकड़े देते हैं। जॉर्ज विंगटन का अनुमान है कि 1834 ईस्वी से 1851 तक 42,21,611 पाउंड प्रतिवर्ष धन का निष्कासन होता था। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 तक ये राशि 1000 मिलियन पाउंड थी। दादाभाई नौरोजी, जीवी जोशी और आरसी जस्टिस भारतीय राष्ट्रवादियों ने 1883 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक के 10 वर्षों में ये राशि 359 करोड़ पाउंड बताई है। और डी.ई. वाचा ने 1860 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये राशि 30 से 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बताई है। और प्रोफेसर विश्वेश्वरैया ने इसका अनुमान 1934 ईस्वी के वर्ष में गृह प्रभार व पेंशन को छोड़कर 121 मिलियन पाउंड बताया है। और पेवलोव की मान्यता है कि 1930 के दशक में अंग्रेजों ने भारत से केवल कर के रूप में 130 से 140 मिलियन पाउंड लिए थे। और इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद सीएम वकील ने निष्कर्ष निकाला है कि 1834 ईस्वी से 1924 ईस्वी के वर्षों में निष्कासित होने वाली राशि 394 से 591 मिलियन पाउंड थी। अब दूसरी बात आती है कि धन के निष्कासन का स्वरूप क्या रहा था। कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था, तब से उसे हमेशा एक समस्या उलझाती रही। वह थी भारत से इंग्लैंड में आयात होने वाले माल के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होना। और 17वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड विकास के जिस अवस्था में था, उसमें कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना उत्तमता एवं तकनीकी की दृष्टि से भारत में निर्मित वस्तुओं से की जा सके। यद्यपि उनका ऊनी कपड़े का उद्योग काफी विकसित था, लेकिन भारत में ऊनी कपड़े की मांग नहीं थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी भारत में लानी पड़ती थी। और कंपनी का शुरू से यह प्रयास रहा था कि किसी न किसी युक्ति से भारत को बिना कुछ दिए अथवा कम राशि देकर भारत से वस्तुएं इंग्लैंड ले जा सके। प्रारंभ में उसका विचार था कि अन्य उपनिवेशों से माल कमाकर भारत लाए और उस माल के बदले भारत में चीजें खरीदे। लेकिन कंपनी को बिना कुछ दिए भारत से माल ले जाने का सुअवसर प्लासी के युद्ध के बाद मिला। और लॉर्ड क्लाइव ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह एक ऐसा समय था जब कंपनी और उसके कर्मचारी कंपनी के भविष्य की ओर ध्यान दिए बिना व्यक्तिगत उपहार लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते थे। और कंपनी ने भारत को न केवल व्यापार के क्षेत्र में ही लूटना आरंभ किया, वरन अपनी इच्छा अनुसार नरेशों को गद्दी पर बैठाकर उनसे नजराना और उपहार लेना शुरू किए। और प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, तब उसने न केवल कंपनी को बल्कि कंपनी के मुख्य अधिकारियों को भी बहुत सा धन दिया। इसी प्रकार प्रत्येक बार जब भी बंगाल में नया शासक गद्दी पर बैठता, तो कंपनी और उसके अधिकारियों को बहुत सा नजराना मिलता था। लेकिन लुटेरी कंपनी केवल उपहार या नजराना लेकर ही संतुष्ट नहीं हो सकती थी। उसने व्यापार में भी बल प्रयोग करना शुरू कर दिया और विवश होकर 1762 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश गवर्नर को लिखा कि ये रैयतें व्यापारियों आदि से जबरदस्ती 1/4 कीमत देकर उनके माल और उत्पादन को हड़प रहे हैं और किसानों आदि को मार पीट कर उनका दमन करके अपनी 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं। इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वह 1 औंस भी सोना दिए बिना संपूर्ण भारत का व्यापार करने में सफल हो गई थी। और 1765 ईस्वी में जब कंपनी ने बंगाल की दीवानी भी प्राप्त कर ली, तो वह लूट की सीमा को भी पार कर गई। अब व्यापार के लाभ के अलावा एक और लाभ उन्हें मिलने का रास्ता मिल गया, और जिसका कोई और छोड़ नहीं था। और 1785 में सर जॉन कार्नवेल लेविस ने ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस धरती पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं हो पाई जितनी कि 1765-1785 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। और 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी के संचालकों को जो पत्र लिखा, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी का उद्देश्य भारत से अधिक धन वसूल करना था। तो इस प्रकार से कंपनी की ओर से धन का निष्कासन बहुत से रूपों में होने लगा, क्योंकि जो उनको पेंशन मिलती थी वो भी इसके साथ ही, उन जो कर्मचारी जो थे उनको
जितनी वेतन मिलता था वो, इसके अलावा जो व्यापार का मुनाफा होता था वो, इसके साथ ही जितने भी शासक यानी कि आते थे तो उनको उपहार इत्यादि जो मिलते थे वो भी वापस वहीं चले जाते थे इंग्लैंड। तो इन सब चीजों के रूप में भारत से धन का निष्कासन होता जा रहा था, और जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था, जिसके कारण भारत जो था निरंतर धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था।